इलेक्ट्रोकार्डियोग्नोसिस। आज हम डिस्कस करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज कॉल्ड ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। बहुत सारा स्टूडेंट को इस टॉपिक में कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है, इसलिए एग्जाम में भी दिक्कत आता है। तो यहाँ से स्कूल लेवल में क्वेश्चन आता है और नीट में एक क्वेश्चन तुम्हें जरूर मिलेगा ईसीजी से, और बाद में जब तुम डॉक्टर बन जाओगे ईसीजी तुम्हें मैंडेटरी है पेशेंट का देखना। तो चलो शुरू किया जाए टॉपिक ईसीजी। ध्यान से सुनना, आई थिंक तुम लोगों का कॉन्सेप्ट मैं क्लियर कर पाऊंगा। तो ईसीजी का पूरा नाम है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। देखो यहाँ पर वर्ड क्या दिया है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। कार्डियो मतलब हार्ट, ग्राफी मतलब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिकल इंपल्स। हम लोगों का ब्रेन से जो नर्व सिग्नल और इलेक्ट्रिकल इंपल्स आता है पूरा हार्ट को एक्टिविटी करने के लिए, पूरा हार्ट का सर्कुलेशन मेंटेन करने के लिए, वी नो दैट उस एक्टिविटी को मतलब उस नर्व इंपल्स को कैप्चर करने में हेल्प करता है एसए नोड, एवी नोड, बंडल ऑफ हिस, पार्किंजी फाइबर। ये चारों मिलके पूरा हार्ट के अंदर सर्कुलेटरी एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। तो ये चारों को हम बोलते हैं जंक्शनल टिश्यू दैट आर मेड अप ऑफ नर्व फाइबर्स व्हिच इज आल्सो नोन एज नर्व टिश्यू। तो इस चीज को ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया था एक मशीन के थ्रू साइंटिस्ट आइंथोवेन ने। आइंथोवेन फर्स्ट कॉइन्ड द टर्म ईसीजी और साइंटिस्ट वॉलर इन 1903 फर्स्ट डिस्कवर द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ईसीजी। तो ईसीजी क्या होता है सर? It is a machine that captures electrical waves or impulses that comes from brain and goes into our heart to controls our heart or cardiac muscle activity। हम लोगों का जो हार्ट बीट प्रिपरेशन होता है वो पूरा ब्रेन कंट्रोल करता है। तो ये पूरा कार्डियक एक्टिविटी जो मशीन से हम मॉनिटर कर सकते हैं कि कोई भी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन आया है कि नहीं आया है, क्या पर्सन का हार्ट बीट नॉर्मल चल रहा है, इस चीज को हम बोलते हैं ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। तो ईसीजी में बेटा हम लोग दो चीज पढ़ेंगे, एक है डीपोलराइजेशन, दूसरा है रीपोलराइजेशन। तो ये दो टर्म ऑलरेडी एसोसिएटेड विद नर्व इंपल्स। तो डीपोलराइजेशन में क्या होता है सर? डीपोलराइजेशन का मतलब है कि नर्व इंपल्स एक ही डायरेक्शन में जा रहा है कॉन्टिन्यूअसली। अगर एक ही डायरेक्शन में नर्व इंपल्स बार बार जाता रहा उसको हम बोलते हैं डीपोलराइजेशन, और इसका उल्टा है रीपोलराइजेशन। तो रीपोलराइजेशन में क्या होता है सर? नर्व इंपल्स एक बार गया, दूसरा बार ऑपोजिट डायरेक्शन में लौट के चला आया। तो ये दो टर्मिनोलॉजी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस साइकिल को समझने में। तो चलो शुरू किया जाए टॉपिक ईसीजी विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। सो देखो मैंने यहाँ पर एक ग्राफ बनाया है ईसीजी का। तुम लोग इसको जानते हो कि कैसा होता है। एक ईसीजी ग्राफ में बहुत सारा ऐसा वेव जैसा फ्रीक्वेंसी तुम्हें देखने को मिलेगा। तो जनरली हम एक फ्रीक्वेंसी लेके यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर ये वाला है पी वेव, ये वाला है क्यू, आर, एस, टी। ये चारों वेव तुम्हें पांचों वेव देखने को मिलेगा। तो ये पांचों वेव को अगर हम अलग अलग तौर पे लिखे, पी वेव, क्यू आर एस एक साथ होता है इसलिए इसको क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स बोला जाता है, और लास्ट में है टी वेव। तो यहाँ पर तीनों वेव तुम्हें दिखने को मिलेगा। वेव मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ नर्व इंपल्स, ये यहाँ पर आता है। तो जो पी वेव है ना, तो यहाँ इसके साथ थोड़ा कार्डियक साइकिल हम लोगों का जुड़ा हुआ है। तो अगर हम इन शॉर्ट कार्डियक साइकिल को समझे तो हम लोगों का ये है लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम। तो यहाँ पर है हम लोगों का सुपीरियर वेना कवा, इंफीरियर वेना कवा, यहाँ पर है पल्मोनरी वेन्स, यहाँ पर है आर्च ऑफ एओर्टा, और इस जगह पे यहां से निकलता है पल्मोनरी आर्टरीज। तो ये है हम लोगों का कॉन्सेप्ट है। तो पी वेव, ये जो वेव है ये क्या इंडिकेट करता है? पी वेव का इंडिकेशन होता है डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रियम। मतलब हम लोगों का जो एट्रियम्स है, लेफ्ट एट्रियम एंड राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम एंड राइट एट्रियम जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा मतलब सिस्टोल करेगा, तो लेफ्ट एट्रियम क्या करेगा? लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को खींचेगा, और राइट एट्रियम क्या करेगा? पूरा बॉडी एंड ब्रेन से कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड को खींचेगा। दोनों ही 0.1 सेकेंड टाइम में होता है। दैट मींस एट्रिया के अंदर सिस्टोल 0.1 सेकेंड में होता है। मतलब राइट एट्रियम CO2 ब्लड से फिलिंग होता है और लेफ्ट एट्रियम O2 ब्लड से फिलिंग होता है। तो ये देखो बेटा, ये तो वन डायरेक्शन में फिलिंग होगा ना, ऐसे यहाँ पर कंटिन्यूअसली CO2 ब्लड का फिलिंग होता है, O2 ब्लड का फिलिंग होता है। तो वन डायरेक्शन में जा रहा है, तो मैंने क्या बोला? वन डायरेक्शन में जाने वाला इंपल्स को हम क्या बोलेंगे? डीपोलराइजेशन। तो हम लिख सकते हैं पी वेव इंडिकेट्स द डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रियम। तो पी वेव हम लोगों का डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रियम को इंडिकेट करता है। तो डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रियम को अगर हम कार्डियक साइकिल के साथ कोरिलेट कर दे तो कैसा होगा?
सिस्टोल और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द एट्रियम। तो इट मींस सिस्टोल और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रियम। तो पी वेव क्या इंडिकेट करता है? एट्रियम के अंदर जो कॉन्ट्रैक्शन होता है, ये होने में कितना टाइम लगता है बेटा? 0.1 सेकेंड। तो 0.1 सेकेंड में राइट एट्रियम CO2 ब्लड से फिलिंग होता है और लेफ्ट एट्रियम O2 ब्लड से फिलिंग होता है। तो दिस इज कॉल्ड डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रियम। देखो वन डायरेक्शन में यहाँ पर ब्लड पूरा घुस रहा है। इसके बाद हम आते हैं, देखो यहाँ पर पीक लेवल पे ग्राफ दिया है QRS। QRS को हम एक साथ बोलते हैं QRS कॉम्प्लेक्स। क्यों बोलते हैं सर? क्यों इतना पीक लेवल पे गया है? क्योंकि अब ये इस पिक्चर में देखो, एट्रियम के रेस्पेक्ट में वेंट्रिकल्स का जो वॉल होता है वो ठीक होता है। क्यों? क्योंकि वेंट्रिकल्स को मैक्सिमम टाइम ब्लड को पकड़ के रखना पड़ता है। तो यहाँ पर एट्रियम फिलिंग हो जाने के बाद एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में CO2 ब्लड घुसेगा और वैसे ही लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में O2 ब्लड घुसेगा। ये भी देखो बेटा वन डायरेक्शन में हो रहा है। तो वन डायरेक्शन में होगा तो हम क्या बोल सकते हैं? इसको भी हम बोल सकते हैं डीपोलराइजेशन ऑफ व्हाट? इट इज वेंट्रिकल्स, क्योंकि एट्रियम के बाद वेंट्रिकल्स फीलिंग हो रहा है। तो इसको हम बोलते हैं डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स। तो इन शॉर्ट इसको हम क्या बोल सकते हैं? द सिस्टोल और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल्स। मतलब वेंट्रिकल्स के अंदर राइट वेंट्रिकल के अंदर CO2 ब्लड घुसा राइट एट्रियम से और लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर O2 ब्लड घुसा फ्रॉम द लेफ्ट एट्रियम। आई थिंक सबको क्लियर है, समझा पाया? तो एज बिकॉज ये फीलिंग बहुत रैपिडली होता है। क्यों? क्योंकि नीचे की तरफ है वेंट्रिकल्स, तो ग्रेविटेशनल फोर्स काम करेगा और एट्रियम भी क्या करेगा? फोर्स करके डायस्टोल करके उस ब्लड को ऐसे धक्का देगा, तो तब ऑटोमेटिकली राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल फीलिंग हो जाएगा। दैट्स व्हाई ये ग्राफ ऐसा पीक लेवल पे जाता है। इसके बाद हम आते हैं द टी वेव। तो टी वेव में क्या होता है सर? द लास्ट वाला जो वेव है टी वेव, ये हम लोगों को इंडिकेट करता है क्या? तो वेंट्रिकल्स जब फिलिंग हो जाएगा तो राइट वेंट्रिकल क्या करेगा? जो CO2 ब्लड है ना, इस पिक्चर पे देखो गौर से, राइट वेंट्रिकल क्या करेगा? जो CO2 ब्लड है उस CO2 ब्लड को पाल्मोनरी आर्टरी के हेल्प से हार्ट से निकाल देगा। वो CO2 ब्लड कहां पहुंचेगा? लंग्स में पहुंचेगा। लंग्स में हम लोग रेस्पिरेशन करते हैं एंड रेस्पिरेशन के थ्रू, तो रेस्पिरेशन के थ्रू क्या होता है? हम लोगों को ऑक्सीजन मिलता है एंड यू नो दैट हीमोग्लोबिन शोज मैक्सिमम बाइंडिंग एफिनिटी विद ऑक्सीजन। दैट्स व्हाई हम लोगों का ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है एंड ब्रीदिंग चलता है। तो हार्ट क्या करेगा? राइट वेंट्रिकल से CO2 ब्लड भाया दो पाल्मोनरी आर्टरी लंग्स में पहुंच जाएगा। तो एक लेफ्ट लंग पे जाएगा, दूसरा राइट लंग पे जाएगा। तो CO2 ब्लड क्या होता है? भाया पाल्मोनरी आर्टरी लंग्स के अंदर ऐसे बाइफर्केट करके पहुंच जाता है दो लंग्स में। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड का क्या होगा सर? ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी देखो एंटी ग्रेविटी में घूम रहा है, एंटी ग्रेविटी में घूम के आर्च ऑफ एओर्टा होके हम लोगों का बॉडी से निकल जाता है। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है? आर्च ऑफ एओर्टा होके हम लोगों का बॉडी में पूरा फैल जाता है, कुछ ब्रेन में जाता है, कुछ बॉडी में जाता है। तो यहाँ पर एंटी ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब जहां से घुसा है उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। मतलब हम लोग यहाँ पर क्या बोल सकते हैं? रिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स। मतलब वेंट्रिकल क्या कर रहा है सर? ब्लड को छोड़ दे रहा है कि तुम निकल जाओ, इसलिए रिपोलर हो रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। तो रिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स को हम क्या बोल सकते हैं? डायस्टोल। मतलब वेंट्रिकल्स रिलैक्स हो रहा है, मतलब डायस्टोल ऑफ वेंट्रिकल्स। और इसको हम बोल सकते हैं रिलैक्स ऑफ वेंट्रिकल्स। मतलब हम इसको और सिंपली भाषा में बोल सकते हैं एंड ऑफ सिस्टोल। तो दिस इज द बेसिक फंडा ऑफ ECG। तो ECG पूरा कार्डियक साइकिल के साथ जुड़ा हुआ है। आई थिंक तुम लोगों को समझा पाया। तो कैसे याद रखोगे सर? ये है निमोनिक DA DV RV। DA मतलब P wave, DV मतलब QRS एंड RV मतलब T wave। DA मतलब डिपोलराइजेशन ऑफ एट्रियम, DV मतलब डिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स, RV मतलब रिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स। दैट इज इंडिकेटेड बाय दिस फॉलोइंग वेव्स। अब हम डिस्कस करेंगे ECG के अंदर क्या क्या एब्नॉर्मलिटी तुम्हें देखने को मिलेगा। तो मैं जो पढ़ा दूंगा आई थिंक तुम लोग हाफ डॉक्टर बन जाओगे, तो ऑटोमेटिकली तुम ECG ग्राफ देख के थोड़ा बहुत पता कर पाओगे। स्टूडेंट्स अब हम डिस्कस करेंगे एब्नॉर्मलिटी ऑफ ECG। कैसे तुम्हें पता चलेगा कि पर्सन कोई भी कार्डियोलॉजिकल डिजीज से सफर कर रहा है कि नहीं कर रहा है। उसके लिए देखो मैंने यहाँ पर दो इंटरवल बनाया।
एस टी सेगमेंट इंटरवल और पी आर सेगमेंट इंटरवल। तो सपोज मान लो पहला क्लिनिकल केस आता है, कोई एक पेशेंट का ऐसे पीओएफ आता है, तो पीओएफ ऐसे अगर इंडिकेट होता है कि पीओएफ ज्यादा एक्सपेंडिचर ऐसा शो कर रहा है, तो मतलब क्या मैंने बोला डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रियम में ज्यादा टाइम लगेगा, मतलब एट्रियम्स के अंदर ब्लड फिलिंग होने में ज्यादा टाइम लगेगा, तो मतलब पूरा उसका हार्ट बीट भी कम रहेगा, उसका कार्डियक आउटपुट भी कम होगा। तो अगर मान लो पी आर इंटरवल जो है वो अगर बढ़ जाता है तो ऑटोमेटिकली इंक्रीज द कॉन्ट्रैक्शन टाइम ऑफ एट्रियम, तो एट्रियम का कॉन्ट्रैक्शन टाइम भी बढ़ जाएगा, जिसके वजह से क्या होगा ऑटोमेटिकली पर्सन का कार्डियक आउटपुट जो है वो घट जाएगा, क्योंकि एट्रियम फिलिंग होने में ज्यादा टाइम लग रहा है, तो ऑटोमेटिकली कार्डियक आउटपुट होने में ऑटोमेटिकली ज्यादा टाइम लगेगा, इसलिए कार्डियक आउटपुट कम हो जाता है। तो एट्रियम का क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है अगर पीआर इंटरवल बढ़ता है। सेकेंड केस है अगर एसटी सेगमेंट एलिवेटेड होता है। एसटी सेगमेंट मतलब ये सेगमेंट, तो अगर डायग्राम हम लोग बनाए ऐसे नॉर्मल था, तो एसटी, तो एसटी सेगमेंट अगर ज्यादा दूर पे चला जाता है, अगर इनका डिस्टेंस बढ़ जाता है, तो ऑटोमेटिकली पर्सन क्या इंडिकेट करता है, ये इंडिकेट करता है क्या, पर्सन हैव ए चांस ऑफ मायोकार्डियल infarction which is also known as cardiac failure which is also called heart attack। तो this is the funda। तो अगर एसटी सेगमेंट एलिवेटेड होता है तो पर्सन के अंदर हार्ट के अंदर ब्लड फीलिंग कम टाइम पे हो रहा है, जिसके वजह से पूरा हार्ट में अगर कम टाइम में फीलिंग होगा तो हार्ट से ब्लड निकलने में भी ज्यादा टाइम लगेगा, जिसके वजह से ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड क्लॉट होने की संभावना बहुत ज्यादा होता है, पर्सन का कार्डियक फेलियर और मायोकार्डियल इंफेक्शन, जिसको हम इन शॉर्ट हार्ट अटैक भी बोल सकते हैं। इसके बाद ये दोनों के बाद थर्ड हम लोगों का आता है क्या सर, तो अब हम डिस्कस करेंगे टी वेव अगर एलिवेटेड होता है तो क्या होगा। ये जो वेव अगर एलिवेटेड होता है तो हम लोग का जो टी वेव है, अगर हम नॉर्मल पिक्चर ड्रॉ करें ऐसे, टी वेव अगर ऐसे एलिवेट हो जाता है, टी वेव एलिवेशन में क्या होता है, क्या इंडिकेट करता है, पर्सन हैव ए चांस ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस और एथेरोमा। हम लोगों को क्या मालूम है, कोलेस्टेरॉल है फैट विद कैल्शियम डिपॉजिट होने के वजह से इनसाइड द इनर वॉल्स ऑफ एट्रियम क्या होगा, पर्सन का जो ब्लड फ्लो है वो ऑब्स्ट्रक्शन होगा। सपोज एक पानी का पाइप है, पाइप के अंदर अगर बहुत सारा कचरा भरा हुआ है तो पानी से जो पानी निकलने वाला है पाइप से, तो उसका आउटपुट भी कम हो जाएगा। वैसे ही जो हम लोग का ब्लड वेसल्स है उसके अंदर अगर बहुत सारा फैट एंड कैल्शियम जम जाए तो कार्डियक आउटपुट भी कम हो जाएगा, मतलब ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड फ्लो रुक जाएगा, तो पर्सन का एक्सेसिव चेस्ट पेन होता है। तो एथेरोस्क्लेरोसिस एंड एथेरोमा में टी वेव ऐसे इलोंगेट एलिवेटेड हो जाता है, जिसके वजह से पर्सन का चेस्ट पेन होता है, जिसको हम बोलते हैं एंजाइना पेक्टोरिस। तो चेस्ट पेन ऑकर्स due to deposition of excess fat and calcium inside the blood vessels. It leads to angina pectoris, which is a main symptom of T wave elevation। तो T wave अगर elevated होता है तो हम इजीली पकड़ सकते हैं पर्सन का एथेरोस्क्लेरोसिस और एथेरोमा हुआ है। एंड इसमें क्या होता है, पर्सन का एक मेन चीज होता है दैट इज कॉल्ड हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया मतलब लेस ऑक्सीजन सप्लाई टू द बॉडी टिश्यू। पर्सन का सफोकेशन में प्रॉब्लम आएगा, सफोकेशन होगा, सांस लेने में तकलीफ आएगा, दिस इज कॉल्ड हाइपोक्सिया। आई थिंक इसी ग्राफ सबको समझा पाया, क्या क्या डिजीज हो सकता है प्रोबेबली ये भी तुम लोगों को समझा पाया। अब हम पढ़ेंगे कि कैसे ईसीजी हम करते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम पढ़ेंगे एक नया चीज दैट इज आइंथोवेन ट्राइंगल। तो इसको क्या बोलते हैं, ईसीजी में 3 जगह पे 3 लीड्स यूज किया जाता है। कौन कौन एरिया पे, एक है चेस्ट एरिया पे, एक है आर्म पे एंड एक है हम लोगों का एब्डोमेन रीजन। ये 3 जगह पे लीड यूज किया जाता है, ऐसे गोल जैसा दिखने में होता है, यहाँ से ऐसे छोटा छोटा तार निकलता है। तो ये लगाने के बाद मशीन के साथ कनेक्ट किया जाता है, पर्सन का ईसीजी मॉनिटरिंग किया जाता है। एज बिकॉज ये हम लोग का बॉडी का तीनों एंगल में ऐसे रखा जाता है, तो इसलिए इसको आइंथोवेन ट्रायंगल भी बोला जाता है।
एक चेस्ट में रखा जाता है, 2 चेस्ट में ऐसे, 2 आर्म में इस जगह पे एंड पेट की इस जगह पे। तो ऐसे करके हम मॉनिटरिंग करते हैं, इसलिए इसको आइंटोवेंस ट्रायंगल बोला जाता है। तो ईसीजी ऑलवेज पर्सन जब रेस्ट कंडीशन में चुपचाप लेटा हुआ है तब ईसीजी मॉनिटरिंग किया जाता है, उसको हम बोलते हैं नॉर्मल ईसीजी। और एक ईसीजी होता है जिसको हम बोलते हैं स्ट्रेस ईसीजी, जो पर्सन एक्सरसाइज कर रहा है उस दौरान ईसीजी मेजर किया जाता है। तो इसके दौरान हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं कि एक्सरसाइज करने के दौरान उसका हार्ट रेट कैसा चल रहा है, एंड नॉर्मल स्ट्रेस विदाउट स्ट्रेस फ्री सिचुएशन में, एक नॉर्मलाइज सिचुएशन में पर्सन का ईसीजी कैसे चल रहा है। तो ऐसे करके हम उसका हार्ट कितना ज्यादा फंक्शनिंग है या कैसे फंक्शनिंग कर रहा है या फ्यूचर में करने वाला है, ये सब चीज हम लोग इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं। आई थिंक तुम लोगों को समझा पाया ईसीजी टॉपिक। अगर समझ में आया काइंडली लाइक शेयर कर देना, और अगर नया हो इस चैनल में तो काइंडली सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।